adaptations which are present in all the living organisms to deal with all the environmental conditions. ठीक है. So last example हमने किया था about the kangaroo rat. So kangaroo rat में हमने क्या बोला था कि this particular rat he lives in the desert. So, what adaptations has he made in his body to deal with the harsh desert conditions? Obviously, desert में there is no water or water की जो quantity it is very 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 less. Okay, so उसने अपनी body में क्या adaptations किए हैं कि if this kangaroo rat has made his body fur very thick. Secondly और क्या किया है कि it has started producing nearly solid urine and feces. और थर्ड चीज टू मीट इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स. तो जो 90% वाटर रिक्वायरमेंट्स है रैट की इट इज मेट बाय द मेटाबॉलिक वाटर. सो मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? जो फैट्स होते हैं, जो फैट्स के ऑक्सीडेशन से जो वाटर प्रोड्यूस होता है दैट इज एक्चुअली यूज बाय दिस रैट. एंड जो 10% वाटर रिक्वायरमेंट्स है दैट इज मेट बाय द फूड जो भी वो कंज्यूम करता है. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू अडेप्टेशन. और हमने डेजर्ट प्लांट्स की भी बात करी थी कि डेजर्ट प्लांट्स में दे हैव sunken stomata and they have also changed the opening of the timings of the stomata. ठीक है. जनरली जो प्लांट्स होते हैं दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे एंड दे क्लोज इट एट द नाइट. ठीक है. बट ड्यू टू प्रिवेंट द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? दे कीप देयर स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड दे रिमेन दे पुट देम क्लोज ड्यूरिंग द डे. ठीक है. सो ये सब कल बात किया था. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अडेप्टेशन. नेक्स्ट अडेप्टेशन में एक अडेप्टेशन आती है विच इज प्रेजेंट इन द वार्म एरियाज. एक होता है कि जो कोल्ड एरियाज में प्रेजेंट होता है. फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली जो कोल्ड एरियाज में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं. उस रूल को वी कॉल इट द एलेंस रूल. ठीक है. बिकॉज इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट एलन. सो एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल सेज कि जो एनिमल्स कोल्डर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं so they have smaller extremities. ठीक है. Smaller extremities like ears, their feet, tail, snout or their hands, anything. जो भी उनकी extremities हैं, जो भी उनके major body parts हैं, they are actually smaller in size as compared to their relatives जो warmer areas में present होते हैं. Now what is the reason behind it? कि obviously they are present in the colder areas, तो ज़्यादा surface area होगा तो there will be more heat loss. And obviously इतने जब cold areas में present है they cannot afford to have such great heat loss from their body. So what have they made adaptation? उन्होंने क्या adaptation किया अपने body में? They have reduced the size of these extremities. ठीक है. तो अगर कभी भी देखोगे suppose हम किसी fox को compare करते हैं, a fox which is present in a colder area and a fox which is present in a warmer area, दोनों के दोनों जो deserts में present है तो उसमें क्या होता है? जो fox cold area में present होगी it will have स्मॉलर स्नाउट, ईयर्स, फीट, टेल, ये सब कुछ का साइज स्मॉल होगा. वेराज जो डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होंगे उनका साइज बड़ा होगा. द रीजन इज वेरी सिंपल टू मिनिमाइज द हीट लॉस. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर रूल दिस इज नोन एज द एलेंस रूल. एलेंस रूल सेज the animals which live in the colder areas they have smaller extremities like the ears, feet, tail, snout, etc. ठीक है. as compared to the ones जो उनके कोल्ड वार्मर एरियाज में रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है. इसी से रिजेंबलिंग एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉगर्स रूल. Now what is this ग्लॉगर्स रूल? ये एलेंस रूल तो कोल्ड एरियाज के लिए है एंड जो ये ग्लॉगर्स रूल है इट इज वैलिड फॉर दी वार्मर एरियाज. मतलब कि जो एनिमल्स इक्वेटर के अराउंड रहते हैं, ऑब्वियसली यू नो इक्वेटर के पास में जो भी कंट्रीज है या जो भी इन एरियाज में एनिमल्स रहते हैं द पीपल ऑफ दोज countries they have very dark color. ठीक है. Dark color for example the countries like Africa or the West Indies, all these countries उनको why do we call them Negroes? Because they are present around the equator and वहाँ पे उस एरिया में जो सन रेज की इंटेंसिटी है जो इट फॉल्स स्ट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है इन एरियाज में. दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ दोज एरियाज और द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दोज एरियाज दे हैव डार्क कलर. ठीक है. और
डार्क कलर का रीजन भी क्या है हमारे में, जैसे ये तो जो इक्वेटर एरियाज में रहते हैं उन लोगों में तो ये एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में यू हैव हर्ड अबाउट द पिगमेंट विच इज मेलानिन, ठीक है। वाई डू दी animals or the people living on the areas around the equator they are so much dark in color, वो इसीलिए dark in color होते हैं बिकॉज उनकी बॉडीज में जो मिलानिन का सिक्रीशन है इट इज इन वेरी मच हाई क्वांटिटी। अभी मिलानिन क्या करता है, मिलानिन एज यू नो मिलानिन की जो है हमारी स्किन को पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर सन की रेज हमारी बॉडी पे डायरेक्टली पड़ती है या बहुत हाई इंटेंसिटी में पड़ती है so it can cause damage to our skin cells and might prove to be actually cancerous, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने क्या अडेप्टेशन किया है, हमारी बॉडी जैसे ही सन रेज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है या हाई होने लगती है तो हमारी बॉडी में मिलानिन का पिगमेंटेशन सॉरी या सिक्रीशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व कि जैसे अगर हम सन से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं या कभी हम बहुत ज्यादा धूप पे चले जाते हैं या फिर कहीं पे भी चले जाते हैं, तो वाई डू वी गेट टैन, हम लोग टैन क्यों होते हैं, वी डू गेट टैन बिकॉज अनस्पेसिफिकली वो भी जिन जो एरियाज हमारे एक्सपोज रहते हैं, जहां तक जिन एरियाज में वी आर वेयरिंग द क्लोथ वो एरियाज दे डू नॉट गेट टैन, वेयर जो भी एरियाज एक्सपोज रहते हैं दे ओनली गेट टैन, जिसकी वजह से वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एरिया हैज गॉट टैन एंड बाकी के एरिया इज नॉट टैन। तो उसमें क्या रीजन है, उसमें भी वही सेम रीजन है कि हमारी बॉडी खुद को प्रिवेंट करने के लिए मेलानिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही मेलानिन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो इट इज अ मैकेनिज्म जिसके वजह से बॉडी खुद को कैंसरस वे में चेंज होने से प्रिवेंट करती है, बिकॉज अगर सन की यूवी रेज ऑब्वियसली बहुत हार्मफुल होती है एंड इफ दे हार्म द बॉडी सेल्स इट कैन लीड टू कैंसर, ठीक है। So this is the Blogger's rule. Blogger's rule which means the animals which live around the equator they have darker skin and fur. Okay. अगर ये तो एलेंस रूल हो गया, बट अगर कोई एरियाज में मतलब ये तो जो एनिमल्स है जो मूव कर सकते हैं, बट इफ देर आर सम एनिमल्स जो मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बोलो। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. ज्यादा होता है मतलब उनके तो उनमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें मिलानिन का सिक्रीशन ही नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। मिलानिन कोई भी मिलानिन का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो बॉडी टैन कैसे होगी, मतलब बॉडी का कलर चेंज कैसे होगा। तो मतलब जो एल्बिनोज होते हैं वो भी एक स्किन डिसऑर्डर है, मिलानिन सिक्रीशन होना बॉडी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो नहीं हो रहा है तो जो एल्बिनो है एल्बिनिज्म इज एक्चुअली डिसऑर्डर, वो उनके लिए बेनिफिट नहीं है, तो वो दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ दिस स्किन कैंसर। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो थर्ड एक इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एरिया कोई मूव नहीं कर सकते, जैसे बार्निकल्स होते हैं या फिर और कोई एनिमल्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या जो सील्स होती हैं, सील्स तो सभी ने सुनी है। अब सील्स क्या करती है, ऑब्वियसली सील्स मूव तो कर सकते हैं बट दे आर वेरी हेवी इन साइज, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अब वो एनिमल्स क्या करेंगे, सो एनिमल्स विच लिव इन वेरी वेरी कोल्ड एरियाज उनके अंदर अब वो सर्वाइवल के लिए उनके लिए नेचर ने ऐसा क्या चीज किया है कि उनके लिए सर्वाइवल इट बिकम्स इजी। तो उन नेचर ने क्या किया कि उनको बॉडी में उनके ब्लड में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं which are known as antifreeze proteins. Antifreeze proteins क्यों? Because we know कि जो enzymes है प्रोटीन एंजाइम्स के ऑब्वियसली देयर आल्सो प्रोटीन। अब वो एंजाइम्स के बारे में की क्या उनकी स्पेशलिटी होती है, आपको पता है कि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम एंजाइम्स की एक्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो भी एंजाइम्स दे गेट डीनेचर्ड, एंड अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे ले आते हैं तो भी एंजाइम एक्टिविटी एक्चुअली स्टॉप। तो दोनों ही केसेस में दी एंजाइम्स विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो एंजाइम्स से वर्क मैक्सिमम एट दी ऑप्टिमम पीएच। सो व्हाट अबाउट दीज एनिमल्स जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में रह रहे हैं लाइक सील्स, so how do these animals deal with such extreme conditions? Because obviously they are not endotherms like birds and the mammals. वो homeostasis तो maintain नहीं कर सकते. What do? How do they survive? So nature ने क्या किया है?
उनको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रोवाइड किए एंड वो स्पेशल प्रोटीन्स क्या है, दोस प्रोटीन्स दे आर नोन एज एंटी फ्रीज प्रोटीन। एंटी फ्रीज प्रोटीन मतलब कि चाहे वो कितने ही कोल्ड एनवायरमेंट में चले जाए, कितने ही माइनस टेम्परेचर क्यों ना आ जाए, बट दीज एनिमल्स, इनके जो प्रोटीन्स है, दे विल नॉट अपनी एक्टिविटी को, वो द एंजाइम्स दे विल एक्चुअली नॉट स्टॉप। एंड व्हाई वोंट दे स्टॉप? बिकॉज उनके पास जो प्रोटीन्स है, स्पेशल प्रोटीन्स है, जिनको हम एंटी फ्रीज प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये एंटी फ्रीज प्रोटीन्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स को डीनेचर नहीं होने देते और एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, तो दीज एंटी फ्रीज प्रोटीन्स हेल्प देम सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन एनिमल्स की जो बहुत ही कोल्ड एरियाज में प्रेजेंट है। But what about those organisms which are present in very hot conditions? So we have already studied one of such examples. We know कि जो archaebacteria है, they are capable of living in very very hot conditions, like near to the boiling temperature or even more than that. ठीक है, so जो animals कौन से होते हैं, वो organisms we call them as the archaebacteria. आर्की बैक्टीरिया में का हमने एग्जाम्पल पहले भी किया था। सो आर्की बैक्टीरिया जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव एट सच मतलब हाई टेम्परेचर? तो उनको नेचर ने क्या दिया, उनको भी कुछ स्पेशल एंजाइम्स दिए। उन स्पेशल एंजाइम्स को बोलते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। सो थर्मो मीन्स द टेम्परेचर एंड स्टेबल मीन्स द स्टेबिलिटी। सो इनके ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर केपेबल of being stable and not get denatured even at very high temperatures. And one such enzyme is Taq polymerase. ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने PCR में पढ़ा था, polymerase chain reaction में. And the Taq polymerase is isolated from the Archaebacterium Thermus aquaticus. ठीक है? So these are the few adaptations which have been done by animals. अच्छा, कुछ behavioral adaptations भी होती हैं। अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, क्रोकोडाइल्स हो गए, या फिर कुछ रेप्टाइल्स हो गए, या फिर कैमिलियंस हो गए, या लिजर्ड्स हो गए, डेजर्ट लिजर्ड्स हो गई, तो ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली अब ये फिर से एंडोथर्म्स नहीं है, इनको दे हैव टू मेंटेन देयर होम्योस्टैसिस बाय सम बिहेवियरल मीन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे एंजॉय इन सन। अगर सपोज बाहर का टेम्परेचर इट इज वेरी लो, ठीक है, एंड दे रिक्वायर हीट टू मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर कभी देखा हो तो ये क्या करते हैं कि ओपन एरियाज में चले जाते हैं, लाइक जहाँ पे सन डायरेक्टली आ रहा है, एंड दे विल ओपन अप देयर माउथ। ठीक है, तो वो अपने माउथ को जब ओपन करते हैं तो दे एक्चुअली स्टार्ट, वो एक मीन्स होता है जिसके थ्रू वो हीट अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं बास्किंग। बास्टिंग कभी जैसे क्रोकोडाइल्स होते हैं या कुछ लिजर्ड्स होते हैं या मेनली रेप्टाइल्स, एक कैमिलियन भी बहुत करता है। तो कभी जैसे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि सन के में मतलब अपना माउथ दे कीप इट ओपन, एंड दिस इज अ मीन, दिस इज अ बिहेवियरल मीन टू अब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, एंड वो ऐसा कब तक करेंगे, जब तक उनका बॉडी टेम्परेचर इट अगेन कम्स बैक टू नॉर्म। ठीक है, बट अगर सपोज बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है एंड दे हैव टू अगेन ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल, मतलब टेम्परेचर को लो करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स दे कैन मूव इनटू शेड व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, दे कैन मूव इनटू शेड, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं, बरोइंग एनिमल्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग बरोज। तो वो क्या कर सकते हैं, कभी भी जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, so these animals they can go and hide themselves in those burrows, या फिर अंडर द ग्राउंड और स्मॉल पिट्स बना के कुछ भी करके, दे बेसिकली दी आर ऑल दी बिहेवियरल अडेप्टेशन। ठीक है, हम ह्यूमंस भी ऐसी कुछ अडेप्टेशन शो करते हैं। सपोज कोई एक इंसान है, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन द प्लेन। ठीक है, प्लेन एरियाज में रह रहा है, एंड इफ ही सपोज प्लान्स टू शिफ्ट टू द माउंटेन्स। ठीक है, अगर या फिर हम कभी जैसे हम जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, हम लोग माउंटेन एरियाज में कभी घूमने के लिए या वेकेशन के लिए भी जाते हैं, सो वी मस्ट हैव नोटिस कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नोजिया फीलिंग आती है। व्हाई डू वी फील दैट? बिकॉज वी आर नॉट acclimatized to live on such areas, मतलब इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने के लिए हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज नहीं होती है। ठीक है, बट जो बाकी के लोग होते हैं या जो माउंटेन एरियाज में ऑलरेडी रह रहे होते हैं, दे नेवर सच फेस प्रॉब्लम्स। उनको कभी भी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है जैसे कि प्रॉब्लम हमको आती है।
उसके पीछे का रीजन ये है, एक सिंपल सा रीजन है, ये भी एक अडेप्टेशन है जो ह्यूमन बॉडी शो करती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी शो क्या करती है कि जो पर्सन जो हाई एरियाज में या मतलब हिली एरियाज में रहते हैं, उनके ब्लड में क्या होता है कि उनके ब्लड में आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज होएगा, एंड हीमोग्लोबिन इंक्रीज होएगा तो मतलब कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बॉडी में इंक्रीज होएगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। वेर एज जब हम जैसे लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, अगर हम लोग हिल्स में चले जाते हैं, वाई डू वी फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वो हमें प्रॉब्लम इसलिए लगती है बिकॉज हमारे पास जो आरबीसीज हैं वो उतनी नहीं है जो उतने उस हाई ऑल्टीट्यूड को डील कर पाए। सो इस मैकेनिज्म को या इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द ऑल्टीट्यूड सिकनेस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, ये टर्म तो सभी ने सुना होगा, ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम सभी को होता है। So this is actually altitude sickness. So अगर कभी जैसे हम सोचे कि if I plan to shift to the hills, so अगर if I spend some years over there, so I will also become acclimatized to that particular area, ना मेरे body में भी RBCs का production increase हो जाएगा, and I will also not face that problem of breathlessness and nauseatic feeling that will actually stop. So this is also a phenotypical adaptation which has been seen in the human beings also. So मतलब एग्जाम्पल्स इसमें देयर कैन बी इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स। सो जो भी आपको एग्जाम्पल्स आपकी जो बुक में दिए हुए हैं, आप यू कैन लर्न एनी ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई गिवन यू फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस में बेसिकली यू हैव टू कोट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, और भी कोई एग्जाम्पल्स मिले तो यू कैन डू दैट, ठीक है। सो यहाँ पे अडेप्टेशंस दे गेट ओवर, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, एक दो टर्म्स होती हैं जो बहुत सिमिलर हैं बट उनमें एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है हैबिटेट, हैबिटेट तो सभी ने सुना है, और एक होता है निश, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका जो मीनिंग होता है बहुत रिजेंबलिंग होता है, एंड पीपल एक्चुअली गेट confused a lot of times. Habitat तो सबको पता है, habitat actually क्या होता है? It is a specific place or locality where a community resides, ठीक है, उसको हम बोलते हैं habitat। अब इस habitat में क्या क्या included होता है? This habitat, it actually includes a combination of the biotic and the abiotic factors. Suppose there's a population of deer जो कहाँ पे रह रहे हैं, एक ग्रासलैंड एरिया में या किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है। सो उस फॉरेस्ट में जो ये डियर की पॉपुलेशन रह रही है, तो उनका वो हैबिटेट क्या है? वो फॉरेस्ट। उनके लिए उनका मतलब हैबिटेट मतलब जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है। जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं, सो हमारे लिए हमारा हैबिटेट क्या है? आर ओन होम, सो दैट इज आवर हैबिटेट, ठीक है। पर उसके अंदर जब भी हम हैबिटेट को इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड बोथ द बायोटिक एज वेल एज द एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब एक हैबिटेट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हैबिटेट दे कैन बी एनी डेजर्ट, एनी ओशन, पॉन्ड्स, रिवर, माउंटेन, वैली, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, कुछ भी हैबिटेट हो सकता है, ठीक है। अब निश क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक part of the habitat. It is not habitat, but it is a part of the habitat which is occupied by the individual of a species, एंड उसमें रिस्क मतलब जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट में सपोज जैसे मैंने बोला एक डियर की पॉपुलेशन रह रही है, देयर आर सम फॉक्सेस, लायंस भी रह रहे हैं, बहुत सारे ये स्पीशीज रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो डियर की पॉपुलेशन है वो पूरे फॉरेस्ट में फैली हुई रहेगी, या फिर जो फॉक्सेस की पॉपुलेशन है या कैट्स की पॉपुलेशन है वो पूरे डेजर्ट वो फॉरेस्ट में फैली रहेगी। नो, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करें, दैट इज एक्चुअली निश, एंड इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हैबिटेट व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। इट इज रिस्ट्रिक्टेड, उसकी रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द रेंज ऑफ द टॉलरेंस और द मूवमेंट, द फूड अवेलेबिलिटी। हो सकता है कि जिस एरिया में वो रह रहे हो वहां पे ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी है एज कम्पेयर टू दी अदर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज वाई वो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, या फिर बिकॉज ऑफ द शेल्टर और द प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब कि उस एरिया में सपोज जो प्रेडेटर के उनको स्पॉट करने के चांसेस है सपोज वो लेस है, प्लस वो टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं। सो निश इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द हैबिटेट, और इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या इंक्लूड करते हैं? द रेंज ऑफ द टॉलरेंस, movement,
food availability, shelter, predator, etc. ठीक है. So niche is the specific role a particular species plays in an ecosystem. अगर उसको एकदम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, सो जो हैबिटेट होता है वो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है. ठीक है. एड्रेस मतलब कि मैं बोलती हूँ तुम कहाँ पे रहते हो या मैं कहाँ पे रहती हूँ, सो माई एड्रेस इज दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मैं रह रही हूँ. और निश क्या होता है? निश इज एक्चुअली द प्रोफेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अर्थवॉर्म को लेते हैं हम. अर्थवॉर्म कहाँ पे रहता है? अर्थवॉर्म एक्चुअली लिव्स इन द सॉइल. तो अर्थवॉर्म के लिए हैबिटेट तो क्या हो गया? सॉइल. सॉइल इज द हैबिटेट. बट अर्थवॉर्म का जॉब क्या है? अर्थवॉर्म का काम क्या होता है? अर्थवॉर्म का जॉब है कि इट हैज टू डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स और द डेड लीव्स एंड द प्लांट्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट है. तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों के बीच में. हैबिटेट तो क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जहां पे वो रहता है, और जहां पे वो रहता है उसमें वो क्या काम करता है, उसका जॉब क्या है, दैट इज एक्चुअली द निश. ठीक है. सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं टैडपोल और फ्रॉग का. अब जो टैडपोल और फ्रॉग है, ऑल्दो जो टैडपोल है वो फ्रॉग का लार्वा है, बट वो दोनों के दोनों डिफरेंट निश ऑक्यूपाई करते हैं. एंड व्हेन आई एम एक्चुअली सेइंग कि वो डिफरेंट निश ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेरा मतलब क्या है कि दोनों के जो रोल्स हैं इकोसिस्टम में, दे आर एक्चुअली डिफरेंट. सो टैडपोल और फ्रॉग के रोल्स में क्या डिफरेंस है? जो टैडपोल होता है, अगर आपको पता हो, टैडपोल इज एक्चुअली अ हर्बीवोर, वेर एज जो फ्रॉग होता है वो एक कार्निवोर होता है. ठीक है. सो ऑब्वियसली दोनों के रोल्स में यहाँ पे डिफरेंस आ गया. दोनों के रोल्स में डिफरेंस आ गया. सो दैट इज वाई वी कैन से कि जो ये टैडपोल एंड फ्रॉग है, दे एक्चुअली ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस. ठीक है. बाकी इनका हैबिटेट इट कैन बी सेम. हैबिटेट दैट इज इट दे लिव इन वाटर, बट इनका निश क्या है? दैट इज एक्चुअली डिफरेंट. डिफरेंट क्यों है? बिकॉज जो टैडपोल है वो तो हर्बीवोर है एंड द फ्रॉग इज एक्चुअली अ कार्निवोर. ठीक है. So firstly you can write it down and then I'll write down the examples of the habitat and niche. Habitat and niche बहुत बार क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आता है, या फिर एक दो मार्क्स के इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है. ठीक है. सो यू कैन लर्न द डेफिनेशन along with one or two examples. Okay. So you can write it down first.
लेफ्ट साइड कंप्लीटेड? हाँ मैम। हाँ मैम।
डन? सारा हो गया? ये बाकी होगा? नहीं नहीं, वो तो बाद में करना है, अभी मैं कराऊंगी। यहाँ तक हो गया ये फ्रॉग वाले तक? ओके। सी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड विद द चैप्टर, तो हमने लेवल ऑफ हायरार्की वी स्टडीड। लेवल ऑफ हायरार्की में मैंने क्या बोला था कि जो सबसे लोवेस्ट लेवल है दैट इज द माइक्रो और द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? सो दीज माइक्रो और द मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे एक्चुअली combine to form a cell, and then the tissue, then organ system, and then the organism, ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब कंबाइन करते हैं तो दे एक्चुअली फॉर्म अ पॉपुलेशन एंड देन अ कम्युनिटी, एंड देन उसके बाद में क्या बनता है? इकोसिस्टम एंड सो ऑन, ठीक है? सो so this entire chapter is based on that single organism और group of that organisms जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, बट नाउ वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? सो जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले we should understand what is the meaning of population. Population मतलब कि it is a group of individuals or organisms in a particular area, ठीक है? मतलब कोई भी सपोज एक एरिया में डॉग्स रह रहे हैं, सो डॉग्स उस एरिया में क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? एक पॉपुलेशन। सो जब भी हम पॉपुलेशन बोलते हैं तो पॉपुलेशन से हमारा मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशीज। सो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, वी कॉल दैट एज अ पॉपुलेशन, ठीक है? और कम्युनिटी क्या हो जाता है कि बहुत सारी जो स्पीशीज रह रही हैं वो, और प्लस जो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द कम्युनिटी, ठीक है? फॉर एग्जांपल सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे डियर का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर डियर जो रह रहे हैं वो डियर दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, ठीक है? बट उस फॉरेस्ट में ऑब्वियसली सिर्फ डियर तो प्रेजेंट नहीं होंगे, देयर विल बी मेनी अदर एनिमल्स आल्सो, like the tiger, lion, jackal, foxes, birds, so many different animals. So वो सब क्या है? वो सेपरेट सेपरेट स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनकी अपनी खुद की सेपरेट पॉपुलेशन है। So all these different populations of all these species, जब when they are living together in a particular area along with their interactions with the abiotic factors, that constitutes the community, ठीक है? So this is the major difference between the population and the community. But यहाँ पे we have to talk about the population and its attributes, ठीक है? So I defined what is actually a population. It is a group of individuals or organisms जो एक particular area में रहते हैं, and they either share or they compete for the same resources. Obviously अगर किसी एरिया में प्रेजेंट है तो वहां पे जो रिसोर्सेज है दे कैन बी लिमिटेड, ठीक है? या फिर अबंडेंट भी होंगे तो अबंडेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि जैसे जैसे उस एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो जो रिसोर्सेज है उनकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है? सो इसीलिए अब रिटर्न की जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं दे कैन आइदर शेयर और दे एक्चुअली compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। compete कब करेंगे? कि अगर एक एरिया में लिमिटेड फूड सप्लाई अवेलेबल है, सॉरी, या फिर पहले जैसे अबंडेंट फूड सप्लाई अवेलेबल है, तो वो जो डियर की पॉपुलेशन है पहले तो द पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो दे विल एक्चुअली शेयर। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब डियर की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी एंड जो फूड रिसोर्सेज हैं दे बिकम लिमिटेड, so they will have to automatically start competing with each other, which is actually the natural selection, ठीक है? डार्विन्स का नेचुरल सिलेक्शन, तो वही सिर्फ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो नेचर के हार्श कंडीशंस को इजीली सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? So they either share or compete for the same resources, and जो सबसे important point है that is they're capable of interbreeding with each other, ठीक है?
सो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, ठीक है, सो दैट इज दे रिप्रोड्यूस नेचुरली. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन इसमें एक और वर्ड एडेड है विच इज द एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स which are associated only and only with the population. पॉपुलेशन किससे बनता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. लेकिन एट्रीब्यूट्स हम उसको इसीलिए बोल रहे हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे विल ओनली बी एप्लीकेबल और they will be valid only for the population but not for a single individual of that population. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की